बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल हम लोग में। और सबसे पहले मैं आगे बढ़ूं, आपसे विनती करता हूं कि मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए। आज मैं फिर से बात करूंगा ऑपरेशन सिंदूर की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जो एक सर्वदलीय दल बनाए गए हैं 7, और जो देश के लगभग 30 देशों में जाएंगे और वहां पर भारत का अपना पक्ष रखेंगे कि किस तरह उन्होंने टेररिस्ट के जो मंच है, जो टेररिस्ट के जो ठिकाने थे उनमें पाकिस्तान में वो अटैक किया, और पाकिस्तान ने उनका इसमें भारत का साथ देने के बजाय उल्टा भारत पर आक्रमण कर दिया। और फिलहाल तो भारत ने इस ऑपरेशन को रोक रखा है। तो इसमें जो दो प्रमुख नेता मुख्य रूप से जो विपक्ष के हैं और जिनकी काफी चर्चा हो रही है, उनमें तो एक शशि थरूर है, शशि थरूर, और दूसरे हैं असदुद्दीन ओवैसी। शशि थरूर कांग्रेस के त्रिवेंद्रम से एमपी हैं, और वो काफी समय से उनकी तो खटपट चल रही है कांग्रेस से। उन्होंने कुछ समय पहले भी जब प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे तब भी उनकी प्रशंसा की थी, और एक तो उन्होंने केरल के मुख्यमंत्री के भी कुछ प्रयासों की, जिसमें की इंडस्ट्री केरला में है, उसकी प्रशंसा की थी। तो वो राहुल गांधी के वैसे ही आंखों में आए हुए हैं। और फिर जब कुछ समय पहले वो राहुल गांधी से मिलने गए और उन्होंने वहां पे उनसे अपना कांग्रेस में रोल पूछा, तो राहुल गांधी ने, जैसा आशा की जाती है, कि उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया होगा, क्योंकि उनका ऐसे कठिन सवालों का जवाब उनके पास नहीं होता है। तो शशि थरूर ने फिर मीटिंग के बाद अब ये बताया कि उनके पास अगर कांग्रेस में कोई उचित रोल नहीं है तो उनके पास काफी ऑप्शन अवेलेबल है। और उन्होंने इसका खुलासा करते हुए बताया कि ऑप्शन अवेलेबल है, मतलब उनको बहुत जगह से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लेक्चर्स के आमंत्रण आते, निमंत्रण आते हैं, और वो पुस्तकें भी लिख सकते हो, काफी पुस्तकें भी लिख सके हो। और सच में ये बात आप बिल्कुल मानेंगे कि अंग्रेजी में शायद इस समय भारत में इस उनसे अच्छा वक्ता कोई भी नहीं होगा। हालांकि जो विदेश मंत्री है सुब्रमण्यम, वो भी काफी अच्छे हैं। और अभी ये उन्होंने सिद्ध भी कर दिया, जब उन्होंने अमेरिका में उन्होंने ट्रंप को 2 टूक कह दी भयानक में। उन्होंने काफी स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम ये समय आ गया कि टेररिस्ट को मारेंगे और हम भारत रुकने वाला नहीं। ऐसे कई चीजें उन्होंने की जिससे उनकी जो बोलने की क्षमता है उस पर उसमें 4 चांद लग गए, उसमें किसी को शक नहीं रहा। तो शशि थरूर इस समय कांग्रेस के भी निशाने पर है। कांग्रेस के जो मीडिया सेल के प्रमुख हैं जयराम रमेश, उन्होंने भी उन पर अटैक किया था और उन्होंने कहा था वो तो बीजेपी के हो गए। और इसी तरह कांग्रेस ने बहुत ही हास्यास्पद रूप से उदित राज नामक जो दलित नेता है उनको शशि थरूर के विरुद्ध बोलने के लिए बोला। अब आप सोचिए, कहाँ तो शशि थरूर का स्तर, उनका मेंटल स्तर, उनकी नॉलेज और उनका अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अनुभव, और कहाँ उदित राज, जिनको कि बीजेपी ने, वो बीजेपी में दिल्ली के किसी 7 कॉन्स्टिट्यूंसी में एक से बीजेपी के सांसद सदस्य थे, और फिर उन्होंने, बीजेपी ने उन्हें इस लायक भी नहीं समझा कि उसका टिकट वापस दिया जाए, तो वो टक्कर कांग्रेस में आ गए, चुनाव लड़ा और हार गए। और अब जब आप कभी उनको देखेंगे कि टीवी में डिबेट आते हैं तो उनकी किस तरह से जो उनके विपक्ष के नेता होते हैं और जो एंकर होता है उनकी धुलाई करता है, उनको स्पष्ट रूप से बोलना भी नहीं आता है। और ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस ने चुना है शशि थरूर के खिलाफ बोलने के लिए। तो शशि थरूर का तो मामला समझ में आता है, क्योंकि उनके कांग्रेस में कोई विशेष रोल नहीं रह गया, और उनकी जो खुद की जो महत्वाकांक्षा है उनके अनुसार उनके कांग्रेस में कोई रोल नहीं है। और उन्होंने सबसे बड़ा तो जो अपराध कांग्रेस गांधी परिवार के विरुद्ध किया था वो ये था कि उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा था मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ। तो कहानी वहां से शुरू होती है, और अब शायद इस कहानी का पटाक्षेप होने वाला है। जब वो इस दौरे के बाद वापस विदेश से लौटेंगे तो कांग्रेस या तो उनको निकाल देगी या फिर वो खुद कांग्रेस छोड़ देंगे। लेकिन उसमें यही बात है कि कांग्रेस अगर निकालेंगी तो फिर उन पर दल बदलू का एक्ट कानून नहीं लागू होता है, और अगर वो खुद निकलना चाहते हैं तो फिर उन्हें अपनी त्रिवेंद्रम की जो सीट है वो छोड़नी पड़ेगी। और अगर वो बीजेपी में जाते हैं तो बीजेपी में काफी नैरो मार्जिन से, इस बार शायद 10,000 वोट से ही वो जीते थे, तो फिर से शायद अगर बीजेपी उनको टिकट दे तो उनके जीतने की, वापस लोकसभा में आने की संभावना है। कांग्रेस में वो अब नहीं रहना चाहते, क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षा रही होगी कि वो केरला के मुख्यमंत्री बने, पर वहां केसी वेणुगोपाल उनको मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे। और केरला में भाजपा के भी बहुत एक कद्दावर नेता चंद्रशेखर, जो कि संसद सदस्य और मंत्री रहे हुए हैं, तो फिर और वही चुनाव लड़े थे
त्रिवेंद्रम से शशि थरूर के खिलाफ, तो उनका एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है। दोनों ही इंटेलिजेंट नेता हैं और अच्छा एक टीम वर्क करके वो वहां पे बीजेपी को अच्छी तरह से स्थापित कर सकते हैं। ये होगा कि नहीं होगा ये तो मैं नहीं बता सकता, पर एक संभावना है। दूसरे जो असउद्दीन ओवैसी है, उनको डिकोड करना अभी तक थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है। मैं उनको अब डिकोड करने की कोशिश करूंगा। असउद्दीन ओवैसी का जहां तक सवाल है, वो अभी भी एक मोदी घोर मोदी विरोधी नेता हैं और वो मानते हैं कि मोदी एंटी मुस्लिम है। और उन्होंने रिसेंटली में जिस तरह से वक्फ बोर्ड के खिलाफ अपनी स्टैंड ली थी और सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे उसके संशोधनों के विरुद्ध, तो उससे ये नहीं लगता था कि उनके जो वो बेसिक डोमेस्टिक सोच में कोई फर्क आया। लेकिन उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर काफी स्ट्रांगली भारत का पक्ष रखा है और उन्होंने शुरू से ही पाकिस्तान मुर्दाबाद के जिन नारे लगाए हैं, जब से जो 22 अप्रैल का इंसिडेंट हुआ, पहलगाम इंसिडेंट हुआ, उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को फेक स्टेट कहा, उन्होंने पाकिस्तान को दिवालिया स्टेट कहा। उन्होंने ये भी कहा कि हम मुस्लिम इसी वजह से पाकिस्तान नहीं गए थे क्योंकि हमको मालूम था कि वहां पे क्या होने वाला भविष्य में। तो इस तरह के काफी एंटी मुस्लिम एंटी पाकिस्तानी सेंटीमेंट्स उन्होंने दिखाया और फिर नतीजे के तौर पर उनको एक टीम में विदेश भी भेजा गया, विशेषकर गल्फ के जो मुस्लिम कंट्रियों में उसमें भारत का पक्ष रखने के लिए। तो ये थोड़ा आश्चर्य करने वाला बात है कि क्यों इस तरह से असउद्दीन ओवैसी बात कर रहे हैं एंटी पाकिस्तान की, और किस तरह से वो मोदी सरकार का इस विषय पर समर्थन कर रहे हैं और बहुत ही मजबूती के साथ विदेशों में जाके पक्ष रख रहे हैं। इसके कारण दो तीन हो सकते हैं। एक तो यह है कि असउद्दीन ओवैसी बाय एंड लार्ज जो मुस्लिमों पे एक एंटी इंडिया होने का, प्रो पाकिस्तानी होने का जो तमगा लगा हुआ है, उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें वो शायद सफल भी हो रहे हो। पूरे भारत के मुसलमानों का भी आह्वान कर रहे हैं। तो एक कारण तो मुझे लगता है कि वो ओवरऑल मुसलमानों की जो एंटी इंडिया या एंटी इंडिया तो नहीं कहेंगे, प्रो पाकिस्तान जो इमेज है उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनका एक प्रयत्न हो सकता है, इतने भारी भरकम शब्दों का जो वो पाकिस्तान के खिलाफ यूज कर रहे हैं। दूसरा बात ये हो सकता है कि अभी तक वो मुस्लिम बहुत ही लिमिटेड मुस्लिमों के नेता थे। उन्होंने केवल उनकी हैदराबाद में सीट है और उनके कुछ नेता महाराष्ट्र में थे, तो वो एक औरंगाबाद की सीट पिछले चुनावों में जीतने में सफल हुए थे और इधर उधर मिला के कहीं उनके एक दो महाराष्ट्र की असेंबली में भी सदस्य हैं। असम में उन्होंने कोशिश की थी, वो नहीं जीत पाए, कुछ नहीं उनका विशेष हो पाया। और इसी तरह बिहार में जरूर उनके 5 सदस्य जीते थे, उनको भी बाद में शायद राष्ट्रीय जनता दल ने तोड़ लिया था। उत्तर प्रदेश में उसने कुछ बड़े बड़े नेता, जिसमें असीम वाकर नाम के नेता हैं जो कभी एसपी में हुआ करते थे, और एक दो और नेता है मुस्लिम नेता जो जिनको उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल किया, लेकिन वहां भी वो कोई ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए हैं। तो उनका इस तरह से जो मुसलमानों में जो भारत को प्रेम करते हैं और जो मुसलमानों में पाकिस्तान के खिलाफ है, ऐसे बहुत बड़ा वर्ग होगा, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके और एकजुट करने की इसके कोशिश कर रहे हैं, ताकि कम से कम 50% ऑफ द मुस्लिम जो भारत से प्रेम रखते हैं उनको इस तरफ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुस्लिम भारत से प्रेम नहीं रखते हैं, जो पाकिस्तान से भी प्रेम रखते हैं, जो एंटी पाकिस्तान है, उन मुस्लिमों को एकजुट करके और एक पार्टी में इकट्ठित करने की कोशिश उनकी एक तो ये लगती है। दूसरा ये लगता है कि बहुत से जो हिंदू हैं जो कि बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, लेकिन मजबूरी में उनको कांग्रेस या दूसरी समाजवादी पार्टी आरजेडी आदि को वोट देना पड़ता है, उनको असउद्दीन ओवैसी में एक तरह से एक राष्ट्रवादी नेता मिल सकता है, ऐसी उनका प्रयास है असउद्दीन ओवैसी का। तो वो उन हिंदुओं को जो सेक्युलर हैं, जो कि बीजेपी जो कि हिंदू मुस्लिम में ज्यादा फर्क नहीं मानते हैं और जो बीजेपी को डिसलाइक करते हैं, लेकिन मजबूरी में जिनको कांग्रेस या सपा या बसपा या आरजेडी आदि जैसी पार्टियों में जाना पड़ता है, वो एक बड़ा चंक है। और जो एंटी पाकिस्तान है उसको एकजुट करके अपने में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। एक कारण ये भी हो सकता है, और वो मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूँ कि वो जो एंटी पाकिस्तान मुस्लिम है और जो हिंदू बीजेपी से खुश नहीं है और जिनको मजबूरी में कांग्रेस या उनके पार्टियों को वोट देना पड़ता है, उनको भी अपनी तरफ करके एक बड़ा वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो मोटे रूप से, और तीसरा वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अपनी छवि पेश करना चाहते हैं कि मैं एक स्ट्रांग लीडर हूं भारत में, जिसका मोदी सरकार भी इतना सम्मान करती है और जो उसको मोदी इतना बड़ा स्थान देते हैं। और साथ साथ पाकिस्तान को भी एक संदेश देना चाहते हैं कि भारत के मुस्लिमों को ये मत समझो कि वो सारे के सारे प्रो पाकिस्तान है। असदुद्दीन ओवैसी के कद का कोई भी बड़ा नेता अभी भारत देश में नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी नहीं। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा में तो है ही नहीं, जो भी थे वो गैंगस्टर थे, अंसारी और वो जो भी कौन थे वो गैंगस्टर थे, और बाकी छोटे मोटे नेता हैं जो कि किसी तरह ऊपर नहीं आ सकते। और वो बेसिकली जो वहां पर है वो मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, वो खुद अपने ही इंटरेस्ट के लिए खेल खेल रहे हैं। कांग्रेस में तो कोई मुस्लिम नेता है ही नहीं, और जो उत्तर प्रदेश में है वो छुटमैया नेता है। कांग्रेस में तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में एक वो शायर है, दूसरा वो है जिसने मोदी मोदी जी को बोटी बोटी काट के दूंगा। तो ऐसे नेताओं को कट्टर मुस्लिम जो है वो विश्वास कर सकता है, लेकिन जो देश प्रेमी मुस्लिम है वो ऐसे नेताओं को विश्वास नहीं कर सकता है। तो असदुद्दीन ओवैसी किसी तरह भारत प्रेमी पाकिस्तान के खिलाफ, भारत प्रेमी तो सब है, भारत प्रेमी वर्ड हटा दीजिए, पाकिस्तान के खिलाफ जो मुस्लिम हैं और जो बीजेपी के खिलाफ हिंदू हैं और जो मजबूरी में कांग्रेस या अन्य पार्टियों को, विपक्षी दलों को वोट दे रहे हैं, उनको एकजुट करने की, अपनी इस नेशनल छवि से अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भी बता रहे हैं कि मैं भारत में मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता हूं और सबसे सम्मानित नेता हूं और सबसे इंटेलेक्चुअल नेता हूं, सबसे ज्यादा नॉलेज रखता हूं और मेरे पास एजेंडा है। तो ये दो तीन कारण है जिसके कारण ओवैसी ने ये बड़ी स्ट्रांग मौका अपना ताड़ा उन्होंने, और इसको पूरी तरह से भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। कितना सफल होंगे, वास्तव में उनका ये उद्देश्य है ये मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी नजरों में ये तीन उद्देश्य उनके हो सकते हैं। वो एंटी मोदी हिंदू को, प्रो इंडिया प्रो एंटी पाकिस्तान मुस्लिम्स को अपने साथ इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हैं, और अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक स्ट्रांग मुस्लिम नेता के रूप में, भारतीय नेता के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि राष्ट्रवादी भी है। और एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैंने इस दौरान सुनी थी कि अगर असदुद्दीन ओवैसी ने इस तरह की स्टांस लेके भारत में पहलगांव के जो दंगे थे उसके बाद किसी तरह का जो हिंदू मुस्लिम दंगे या सेंटिमेंट्स पैदा होते, उनके इस स्टैंड ने वो पैदा नहीं होने दिए, चाहे वो मुस्लिम या हिंदू उनके समर्थक हो या ना हो। नहीं तो काफी कोशिश थी हिंदू मुस्लिम कम्युनल राइट्स भारत में होते, काफी अशांति फैलती, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का मैं इस बात का पूरा पूरा क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने जो स्टैंड लिया और उन्होंने जो फ्रंट फुट पे पाकिस्तान को धोया, उससे भारत में पोस्ट पहलगाम समय में कोई भी कम्युनल राइट नहीं हुआ, बल्कि सारे देश में मुस्लिमों ने बढ़ बढ़कर, कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, बढ़ चढ़कर पाकिस्तान के विरुद्ध नारे लगाए और जो कार्रवाई की उसका स्वागत किया। तो ये मेरे विचार है शशि थरूर और असदुद्दीन ओवैसी के बारे में, थोड़े उलझे हुए हैं और मैं मेरे प्रस्तुति में भी कुछ उलझापन आपको लगा होगा, लेकिन अगर आपको ठीक लगे हो, ये बातचीत अच्छी लगी हो, तो इसको अवश्य दूसरों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब मैं समझता हूँ आपने कर ही दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।